प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। टीनिया एंडोपैरासाइट जंतु होता है और ये डायजेनेटिक होता है, यानी ये है अंतःपरजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और इसको अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए दो पोषकों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक पोषक जो है मनुष्य और द्वितीयक पोषक जो है वो सूअर जो है वो होता है। तो सूअर और मनुष्य में दोनों में ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। ये इनका लाइफ जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। तो टीनिया जो है अपने पहले बात की थी उभयलिंगी जंतु होता है और ये एक खास बात ये भी होती है कि उभयलिंगी जंतु भी जो है उनमें अधिकांश में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, लेकिन टीनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। यानी टीनिया ऐसा जंतु है जिसमें स्वनिषेचन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसका जो मेच्योर खंड है जिन्हें ग्रेविड प्रेगनेंट कहते हैं, उसमें नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग जो हैं वो उपस्थित होते हैं और उनमें स्वनिषेचन जो है पाया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो टीनिया जो है वो अपना जीवन चक्र जो है कैसे कंप्लीट करता है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टीनिया के बारे में सामान्य जानकारी। टीनिया जो है हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है, उभयलिंगी जंतु होता है और इसका जो प्रत्येक परिपक्व देहखंड जो होता है वो उभयलिंगी होता है। यानी जो मैच्योर प्रोग्लूटिड होता है वो इसका हर्माफ्रोडाइट होता है, उभयलिंगी होता है। और उभयलिंगी का मतलब है कि इस मैच्योर प्रोग्लूटिड, जिसे ग्रेविड प्रोग्लूटिड भी कहते हैं, इसमें नर व मादा जननांग का एक पूर्ण सेट होता है। इसमें जो जननांग हैं वो प्रोटोनिडस टाइप के होते हैं। प्रोटोनिडस का मतलब होता है कि जो नर जननांग हैं उनका डेवलपमेंट फीमेल से पहले शुरू हो जाता है, पहले वो मैच्योर हो जाते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी पहले ही शुरू हो जाता है। निषेचन की अगर बात करें तो अभी मैंने बात की कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, सब निषेचन होता है। और कॉपुलेशन क्रिया एक ही देहखंड में या दो देहखंडों के बीच जो है होती है, यानी सामान्यतः एक खंड में ही हो जाती है क्योंकि दोनों वहाँ पर जो है जननांग उपस्थित होते हैं। दो भिन्न खंडों के बीच जो है कॉपुलेशन से होने वाले निषेचन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन के द्वारा जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब एक ही जो देहखंड है उसके जो गैमेट्स हैं उनके बीच में जो है फ्यूजन होता है और इसके फलस्वरूप जो है जाइगोट बनता है। अब हम बात करें ओंकोस्फीयर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओंकोस्फीयर। जो जाइगोट है वो ओ टाइप में पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है वाइटल या जो पित्त ग्रंथियाँ हैं, पित्त ग्रंथियों के सिक्रेशन से जो पित्त कोशिका है प्रत्येक युग्मनज के, प्रत्येक जाइगोट के साथ आ जाती हैं और युग्मनज और पित्त कोशिका अब एक पतले कवच, जिसको कोरियोनिक झिल्ली कहते हैं, से घिर जाते हैं। ये झिल्ली पित्त कोशिका द्वारा स्रावित पदार्थ से बनती है। इस प्रकार से बना संपुट यानी कैप्सूल जो है यूट्रस में चला जाता है और आगे का जो डेवलपमेंट जो है यूट्रस में होता है। अगर आगे की परिवर्तन की अवस्था की बात करें तो क्लीवेज, यानी जाइगोट के बाद में क्लीवेज स्टेज आती है। तो युग्मनज में विभिन्न जो विभाजन होते हैं उसको हम क्लीवेज कहते हैं। तो युग्मनज में विदलन जो है अनइक्वल होता है, असमान प्रकार का होता है। यानी विभाजन के फलस्वरूप बने जो कोशिका खंड कह सकते हैं या जिनको माइक्रोमियर्स या मैक्रोमियर्स कह सकते हैं, वो एक समान नहीं होते, वो अनइक्वल होते हैं। कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया और इसके फलस्वरूप एक बड़ी कोशिका जिसको मेगामियर और एक छोटी भ्रूण कोशिका मीजोमियर जो है वो बनती है और एक छोटी भ्रूण कोशिका जो है एम्ब्रियोनिक सेल बनती है। तो मेगामियर के विदलन से अनेक जो है फिर इक्वल कोशिकाएं जो है वो बनती हैं और भ्रूण कोशिका में विदलन से दो प्रकार की जो है भ्रूण कोशिकाएं बनती है, बड़ी
कोशिकाएं जो जिनको मेसोमियर्स कहते हैं, और छोटी कोशिकाएं जिनको माइक्रोमियर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से यूग्मनज में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, छोटे माइक्रोमियर्स और मेसोमियर्स और मेगामियर्स। छोटे यानी जो जाइगोट में जो विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप जो छोटे कोरखंड बने वो माइक्रोमियर्स, जो मध्यम प्रकार के हैं वो मेसोमियर्स, और जो बड़े आकार के हैं वो मेगामियर्स। तो माइक्रोमियर्स जो है मोरुला बनाते हैं। मोरुला क्या होता है? एक ठोस स्ट्रक्चर होती है, गेंदनुमा संरचना। तो माइक्रोमियर्स मोरुला बनाते हैं, और मोरुला के चारों ओर सबसे बाहर की ओर जो है मेगामियर्स का आवरण होता है। पित्त कोशिका प्रत्येक पित्त का मेगामियर्स में रूपांतरण कर धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। यहाँ इस डायग्राम द्वारा जो है लाइफ हिस्ट्री को जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो, एक सेल या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और यहाँ से जो है मेगामियर्स, और फिर आगे जो है डेवलपमेंट जो है आगे से आगे, और लास्ट में जो है ये ब्लैडर वर्म जो है सिस्टी सर्कस से कहेंगे डेवलप हो रहा है। मेगामियर्स जो हैं वो परस्पर फ्यूज हो जाते हैं और बाहर की भ्रूण झिल्ली उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो ये झिल्ली शुरू में भ्रूण कोशिका को पोषण प्रदान करती है, और अंत में ये तरह से ह्रासित हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। मेसोमियर्स एक मोटा, कठोर और क्यूटिकल युक्त और रेडियल जो है रेखित कवच, जिसको एम्ब्रियोफोर कहते हैं, वो बनाते हैं। इस झिल्ली के नीचे एक आधारित झिल्ली होती है। मोरुला के पिछले सिरे पर 3 जोड़ी काइटिन हुक यानी हुक्स होते हैं, जो काइटिन के बने होते हैं। इनका डेवलपमेंट होता है, इनका विकास होता है, और 6 हुक वाले इस भ्रूण को हेक्साकेंथ कहा जाता है। तो ये जो भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, इसमें जो हुक्स होते हैं वो 6 होते हैं, और ये काइटिन युक्त होते हैं। तो 6 हुक्स के कारण इसको हेक्साकेंथ कहा जाता है। हेक्साकेंथ एक जोड़ी वेदन ग्रंथियों से युक्त होता है, यानी जो पेनिट्रेट ग्लैंड्स किसको कहेंगे, उनसे युक्त होता है, और इसके चारों ओर 2 गोलांकुशी झिल्लियाँ होती हैं। इस प्रकार को इस अवस्था को जो है गोलांकुश या ओंकोस्फीयर कहा जाता है। ओंकोस्फीयर की कोरियोनिक झिल्ली नष्ट हो जाती है, और इससे भ्रूणधर यानी जो एम्ब्रियोफोर है वो ही इसका जो है बाहरी आवरण रहता है, यानी एम्ब्रियोफोर जो है वो बाहरी आवरण बचता है। द्वितीयक प्रपोसी में संक्रमण, जब हम सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट होता है सुअर। तो सुअर में जो है संक्रमण किस तरह से होता है? तो फीताकर्मी यानी टीनिया जो है, टीनिया के अंतिम हेक्साकेंथ से भरे देखुंड पृथक होकर प्रपोसी के मल के साथ शरीर यानी आंत्र से बाहर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैच्योर प्रोलोटिड है, जिसे ग्रेविड प्रोलोटिड कहते हैं, तो उसमें जो हेक्साकेंथ भरे होते हैं, तो ये जो है जो मनुष्य जब मल जो करता है, या जो इसके शरीर के आंत्र से जो है मल के द्वारा ये जो हेक्साकेंथ है वो बाहर आ जाते हैं। और ये जो देखंड जो है, यानी जो प्रोलोटिड्स है, इनके जो खंड हैं अलग अलग, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखंडों के नष्ट होने से हेक्साकेंथ जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। और द्वितीयक प्रपोसी सूअर जब मनुष्य के जो मल को खा लेता है तो वो संक्रमित हो जाता है, और अक्सर ऐसा ही होता है। सूअर जो है ये मल को खाता रहता है, गंदगी को साफ करता है। तो ये जब मनुष्य का मल खा लेता है तो उस मल के साथ ही जब ये हेक्साकेंथ लार्वा जो है वो भी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो द्वितीयक प्रपोसी के अमाशय में पहुंचकर जठरस के द्वारा हेक्साकेंथ का भ्रूणधर और आधार कला नष्ट हो जाती है, और बड़ी आंत में क्षारीय आंतरस द्वारा इसकी ओंकोस्फीरल मेम्ब्रेन जो है वो भी डिजोल्व हो जाती है। और अब जो है पित्त लवणों की उपस्थिति में हेक्साकेंथ जो है एक्टिव हो जाता है, और आंत्र की विधि को भेद कर रुधिर वाहिनियों में पहुंच जाता है। अब हुक जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं, और हेक्साकेंथ जो है अब यकृत निवाहिका शिरा से होकर लीवर यानी यकृत में पहुंच जाता है। यकृत से यह हृदय में,
और फिर जो है रुधिर प्रवाह के द्वारा जीवा, कंधे, गर्दन, जांग इत्यादि की जो स्ट्रेट मसल्स हैं, रेखित जो पेशियां हैं, वहाँ तक पहुंचकर वहाँ पर स्थापित हो जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक शिक्षा केंद्र जो है ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस की हम बात करें तो ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस जो है ये कैसे डेवलप होता है, जब हुक विहीन हेक्साकेंथ पोषक द्रव्यों का अवशोषण करके ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और इसकी मध्य भाग की कोशिकाओं के टूटने से एक जो है केविटी गुहिका जो है वो बनती है, और ये गुहिका जो है धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और इसमें एक तरल जो है भर जाता है। तरल से भरे ब्लैडर की भित्ति पतली होती है, तो हुक वाले सिरों के विपरीत जो भित्ति जो है वो मोटी होकर इन्वेजिनेटेड हो जाती है, और ये अंतर्वलित भाग, इन्वेजिनेटेड भाग जो है एक खोखली घुंडी के समान होता है, दिखाई देता है। शीघ्र ही ये एक उल्टे स्कोलेक्स, जिसको प्रोस्कोलेक्स कह सकते हैं, तो उल्टे स्कोलेक्स या प्रोस्कोलेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोस्कोलेक्स में चूसक, हुक्स और रोस्ट्रेलम पाए जाते हैं। तो इस अवस्था को ब्लैडर वर्म कहा जाता है। तो ब्लैडर वर्म में एक बड़ा आशय यानी बड़ी एक तरह से केविटी गुहा टाइप होती है, और एक स्कोलेक्स होता है, इसलिए इसको सिस्टी सर्कस भी कहा जाता है। सिस्टी सर्कस का निर्माण लगभग 10 सप्ताह में कंप्लीट होता है, और यह है सूअर के शरीर में निष्क्रिय जो है जीवन व्यतीत करता है। सूअर के ऐसे मांस को मिजली सूअर मांस कहा जाता है, यानी जिसमें जो लार्वा है वो होता है, तो ऐसा जो मांस होता है उसको सिस्टी सर्कस या मिजली सूअर मांस कहा जाता है। अगर हम प्राथमिक परपोषी में संक्रमण की बात करें, यानी इन्फेक्शन इन प्राइमरी होस्ट की बात करें, जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या होता है, मनुष्य होता है। तो जो अधपके सूअर के मांस को खाने से जो है, यानी ये सूअर में पहुंच गया, सूअर से जो मनुष्य जब उस सूअर का अधपका मांस अगर खाता है, तो अधपके सूअर के मांस के खाने से ब्लैडर वर्म जो है मनुष्य की आंत्र में पहुंच जाता है, और यहाँ पर ये एक्टिव हो जाता है। प्रोस्कोलेक्स जो है वो इन्वेजिनेटेड हो जाता है, वैरिवलित हो जाता है, और आंत्र की भित्ति से चिपक जाता है, और गिरवा से जो है फिर पुनः देह खंडों का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो गिरवा के बाद में देह खंड बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और उसके बाद में जब देह खंड बनते जाते हैं तो जो लास्ट वाले जो खंड है वो मैच्योर होते जाते हैं, और वो जो ग्रेविड प्रोग्लूटिड है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ग्रेविड प्रोग्लूटिड है वो क्या होते हैं, एक तरह से इसके जो है मैच्योर खंड होते हैं, और इसमें जो जन्नांग है वो नर व मादा जन्नांग है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टीनिया है वो अपना जीवन चक्र जो है 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, और ये जो दोनों होस्ट हैं ये एक तो मनुष्य होता है और दूसरा सूअर होता है। तो कहने का मतलब है कि जो है कोई संक्रमित मनुष्य है, उसका जो मल है उसमें उस मल को अगर सूअर खा लेता है, तो वो जो हेक्साकेंथ लार्वा है वो सूअर के शरीर में, सूअर के ऊतकों में जाके स्थापित हो जाता है, और वहाँ पर जो है ग्रोथ करता है, और वहाँ से ग्रोथ करता हुआ वो जो है सिस्टी सर्कस स्टेज तक पहुँचता है। उसके बाद में जब अगर कोई मनुष्य उस सूअर का मांस खा लेता है, और सूअर का वो मांस जो कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, अधपका है, कच्चा है, इस तरह का अगर मांस खा लिया जाए तो पुनः जो है ये मनुष्य जो है उसमें क्या नाम मनुष्य में पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है सूअर से मनुष्य और मनुष्य से सूअर में जो है पहुंच जाता है, और इस प्रकार से ये मनुष्य में पहुंचकर जो है टीनेसिस नामक जो डिजीज है उसको डेवलप करता है। और उस टीनेसिस डिजीज के जो है कई लक्षण जो सामने आते हैं, जिसमें से उल्टी है, पेट में दर्द है, जो है गर्दन जीभ यहाँ पर भी जो है एक तरह से परेशानी आती है, धुंधली दृष्टि हो जाती है, मिर्गी का मतली आना, सिर दर्द, चक्कर, इस तरह के जो लक्षण है वो
डेवलप हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सूअर जो है, सूअर में जब टीनिया जो पहुंच जाता है, इसका जो हेक्साकेंथ लार्वा पहुंच जाता है, तो वहाँ इसको जो है पूर्ण डेवलपमेंट के लिए, यानी सिस्टिस लार्वा तक पहुंचने के लिए लगभग इसको 2.5 महीने का सफ़र करना पड़ता है। 2.5 महीने इसको लग जाते हैं। और कहने का मतलब है ये बहुत लंबे समय तक ये सिस्टिस सर्कस जो है एक तरह से इफेक्टिव जो है बने रहते हैं। तो उम्मीद है आपकी टॉपिक जो आपके लिए लाभान्वित रहेगा। थैंक यू, कि आप इसे लाभान्वित होंगे।